हेलो बच्चों, स्थिर विद्युत की लेक्चर सीरीज में है वो हमने कल है वो अध्ययन कर लिया था कि कोई भी द्विध्रुव है उस द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती है। तो उसका हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया था और वो हमारा फॉर्मूला कितना आया था, वो हमारा फॉर्मूला आया था पी बिंदु पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आई थी 2k p वेक्टर अपॉन r क्यूब। और हमने यहाँ से भी देख लिया था जो ई वेक्टर है वो आपका है वो r क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हमने देख लिया था कि कोई भी जो द्विध्रुव है उस द्विध्रुव के अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है उसके कारण उस पर है वो कितना विद्युत क्षेत्र आता है। तो ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो आज का जो इस वीडियो होगा लेक्चर होगा उसके अंदर वो हम अध्ययन करेंगे जो हमने दूसरी स्थिति देखी थी कि निरक्षीय स्थिति पर अगर कोई बिंदु हो द्विध्रुव के तो वहां पर हम विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम आज पढ़ते हैं, हमारा सबसे जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर लिख देता हूं मैं द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हमने कल इस अक्षीय स्थिति पर तो निकाल ली थी। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे, आज हम अध्ययन करेंगे निरक्षीय स्थिति पर। तो निरक्षीय स्थिति पर, तो निरक्षीय स्थिति पर आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वही सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर द्विध्रुव लेते हैं। तो द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने पर जो हमारा एक निकाय बनता है उस निकाय को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो देखो बनाता हूं मैं पहले तो डायग्राम इसका है। जितने भी ये सबके डायग्राम आपको जो भी बनाते हैं वो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे का आपका सॉल्यूशन होता है। अगर इनको आप सही से नहीं लिखोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा वहां पर। तो ये आपका प्लस क्यू माइनस क्यू मैंने बताया था। अक्षीय स्थिति मतलब ये जो इसका अक्ष है यहाँ पर कोई बिंदु हो गया। निरक्षीय स्थिति मतलब ये जो इसकी ये अक्ष है ये आपकी इसकी निरक्ष कहलाएगी। अक्ष के मतलब ये होगी आपकी निरक्ष। तो इस निरक्ष पर है वो कोई एक बिंदु P है, उस पर हमारे को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, प्लस क्यू होगा माइनस क्यू होगा, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इन दोनों के कारण है वो इस P बिंदु पर या जो भी है कहीं पर है उस P बिंदु पर हमारे को है वो क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं इसका निरक्षीय है और इस निरक्ष पर यहाँ पर एक P बिंदु हो गया आपके पास में, ये P बिंदु। तो इस P बिंदु पर आपको है वो क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उससे पहले हमारे को P बिंदु को, जैसे हमने कल यहाँ पर P बिंदु लिया था तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि भाई P बिंदु है इन दोनों आवेशों से कितनी दूरी पर है। तो हमने दोनों के साथ में बिना नाइंसाफी करते हुए हमने बोल दिया कि भाई मध्य से वो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। तो आज भी हम इन दोनों के साथ में नाइंसाफी नहीं करेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनके जो P बिंदु की दूरी है वो मध्य से है वो हमारी मान लेते हैं होगी हमारी r। मध्य से दूरी कितनी है, r है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी r। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है तो इनमें से वो दोनों के कारण है वो कितना कितना विद्युत क्षेत्र होगा और उनको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लस क्यू से P बिंदु है कितनी दूरी पर वो तो देखना पड़ेगा ना। और यहाँ पर वो लिख लेते हैं कि यहाँ पर पूरी दूरी कितनी होती है आपकी 2a होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी और यहाँ से यहाँ भी कितनी हो जाएगी आपकी a हो जाएगी। अब हमारे को दूरी कौन सी चाहिए भाई, कोई भी आवेश है उस आवेश के कारण, जैसे यहाँ पर Q आवेश था उसके कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए था भाई, इनके मध्य दूरी है वो कितनी होती है। दूरी अगर हम r लेते तो हमारे पास में E बराबर आ जाता था Q/r²। और निकालते इसको कैसे दे दें, क्योंकि यहाँ पर हमारे को अगर Q आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र में अगर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र होगा तो उस विद्युत क्षेत्र में P बिंदु है तो यहाँ पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम इसके अंदर यहाँ पर लेकर आएंगे Q नोड आवेश और वो Q नोड आवेश से लेकर आएंगे तो इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, कूलॉम के नियम से बल लगेगा। तो बल का मान आएगा और E होता है हमारा F/Q नोड या जो भी Q मतलब धन परीक्षण आवेश लेकर आएंगे और F का मान यहाँ से रख देंगे कि Q नोड अपॉन r स्क्वायर। तो Q नोड से Q नोड कैंसिल हो गया तो हमारे फॉर्मूला आ गया कि Q अपॉन r स्क्वायर। ये किसके कारण होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्लस Q के कारण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे को ये दूरी चाहिए। तो यहाँ पर यही दूरी हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो मैं इसको इस प्रकार से बना लेता हूं, देखो
इसको नाम दे देते हैं, ये तो P हो गया और ये दे देते हैं इसको नाम A B और ये हो गया आपका O, A B और O और P। अब हमारे को ये दूरी चाहिए, कौन सी दूरी चाहिए? AP दूरी। कौन सी दूरी चाहिए? AP। तो यहां पर सबसे पहले वही निकालते हैं हम। AP दूरी के लिए, AP दूरी के लिए समकोण त्रिभुज AOP में, ये हो गया ना AOP समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में आप वो लगाओ, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कौन सा आपका? AP का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दो क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो जाएगा? AO का स्क्वायर और प्लस का किसके बराबर हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, मतलब कौन सा हो जाएगा? PO या OP का स्क्वायर। अब यहां से देखो आप, AP का स्क्वायर बराबर AO प्लस PO। AO कितना आपका? ये AO कितना है? A स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हो कि AP का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? AO कितना हो गया आपका? A स्क्वायर, ये लो A स्क्वायर प्लस का PO कितना है? ये यहां से यहां की दूरी कितनी है? R स्क्वायर। तो ये हो गया R स्क्वायर। तो यहां से AP दूरी आपकी कितनी आ गई? रूट ऑफ कितनी आ गई? R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। ये आ गई आपकी AP दूरी। अब हमारे को AP दूरी मिल गई, कितनी आ गई आपकी AP दूरी आ गई आपकी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। हमारे को क्या चाहिए? PB दूरी भी चाहिए, तो वो भी हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखो हम वो निकालते हैं, तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं? समकोण त्रिभुज अब कौन सा लेंगे? BOP। समकोण त्रिभुज BOP में, तो समकोण त्रिभुज BOP में वही हम लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कौन सा है? कर्ण कौन सा है आपका? PB का स्क्वायर। PB का स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका? OB का स्क्वायर प्लस का PO या OP का स्क्वायर। अब यहां से PB का स्क्वायर बराबर OB कितना है? ये OB, ये कितना है आपका? A है, तो A का स्क्वायर प्लस OP कितना हो गया आपका? OP हो गया आपका R स्क्वायर। तो यहां से PB कितना आ गया आपका? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। तो ये आ गया आपका PB। अब हमारे को PB भी मिल गया, AP भी मिल गया, दोनों आवेशों के जो भी दूरी है वो हमारे को मिल गई। अब हमें क्या याद करना है कि वही हमने क्या किया था, जैसे निरक्षीय स्थिति पर था, पहले हमने यहाँ से दूरी निकाली थी R प्लस है R माइनस है। फिर हमने देखा था कि इस बिंदु P पर माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा की साइड में होगी और प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की साइड में होगी, वो हमने वहां से निकाले थे। वही हमारे यहाँ पर काम होगा। यहाँ पर हमारे क्या करना है? पहले माइनस Q के कारण वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किस दिशा में होगी। तो माइनस Q के कारण कोई भी बिंदु, कोई भी माइनस Q है, उस माइनस Q के कारण कोई भी बिंदु उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। और क्यों होती है उसका मैंने दो कारण आपको बताया था। एक तो हमने ये पढ़ा है कि माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है लंबवत अंदर की ओर होता है। किसी भी बिंदु से ले लो, आप यहां से ले रहे हो बिंदु, तो वो लंबवत अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा। दूसरा जो इसका हमने कारण देखा था, वो देखा था यहाँ पर अगर आप Q नोड एक धन परीक्षण आवेश लेकर आओगे तो सीधी सी बात है माइनस Q नोड को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब बल इस प्रकार से लग रहा है। अगर F वेक्टर की दिशा ये होगी, और हमने फॉर्मूला में पढ़ा है कि E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर अपॉन Q नोड। मतलब जो F वेक्टर की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी? आपकी E वेक्टर की दिशा होगी। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि माइनस Q कारण इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होगा। तो अब इसकी बात करते हैं, तो बताओ इसके लिए इस माइनस Q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस साइड में होगी? इसकी तरफ की होगी ना यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो E माइनस Q हो जाएगा, E माइनस Q वेक्टर। प्लस Q के कारण, तो प्लस Q के कारण भी मैंने बताया था, कोई भी प्लस Q आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कोई भी बिंदु है उससे क्या होती है? लंबवत है, बाहर की ओर होती है। और भी कारण देख सकते हो, यहाँ पर Q नोड आवेश रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस Q नोड को क्या करेगा? उस साइड में क्या करेगा? वहां पर बल लगेगा, क्योंकि सजातीय आवेश है। तो उस साइड में अगर आपकी F वेक्टर की दिशा होगी तो इसका मतलब वहां पर भी इस साइड में भी क्या होगी? आपकी E वेक्टर की दिशा होगी। तो ये हमारा जो प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस साइड में होगी? इस प्रकार से होगी, लंबवत ऊपर की ओर, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका E वेक्टर प्लस का Q। तो P बिंदु पर एक तो इस साइड में और एक इस साइड में, तो अब हमें वो कैसे निकालेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो उसके लिए देखो यहाँ पर ये कोण मान लेते हैं थीटा है, ये कोण भी कितना है? थीटा है, ठीक है। अब
अब अगर बात करूं कि ये कोण अगर आपका थीटा है, मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और ये लाइन एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के जितना साथ में कोण बनाएगी उतना ही ये लाइन इस लाइन के साथ में बनाएगी, क्योंकि ये लाइन तो एक ही है। तो इसका मतलब ये कोण कितना हो गया आपका, थीटा हो गया। अब यहां पर देखो, इस कोण की बात करते हैं तो ये कोण भी आपका है वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये कोण भी कितना हो गया आपका, थीटा हो गया। और ये कोण कैसे हुआ थीटा, यहां पर देखो इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से, ये कोण कितना आपका थीटा है, और ये भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था जेड जेड जैसे बन रहा है, तो यहाँ पर ये कोण थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो गया। तो ये देखो इस प्रकार से बन रहा है, ये कोण थीटा, तो ये भी कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को तो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। यहाँ पर P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर देखना तो पड़ेगा ना भाई थीटा कितना है। पिछला जब हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति पर, वहां पर तो हमारे को तो सीधा दिख रहा था कि थीटा कितना 180 है, तो वहां पर तो हमने सीधा रख दिया। लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे भाई, हमारा कोण कितना है, थीटा है, और उसी को हम आधार मान के आगे सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो इस प्लस क्यू, यहां पर इस प्लस क्यू के अगर आप दो घटक लोगे, थीटा की दिशा में कौन सा घटक हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस क्यू कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और अगर बात करोगे आप इसका माइनस ई क्यू वेक्टर का थीटा की दिशा में घटक, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, ई माइनस क्यू वेक्टर कोस थीटा हो गया आपका, दोनों के साइड में हो गए। और एक घटक और हो जाते हैं आपके, इसका इस साइड में कौन सा घटक हो जाएगा, ई प्लस क्यू वेक्टर साइन थीटा, और इसका माइनस क्यू का भी नीचे की साइड में हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एक घटक और हो जाएगा जो हो जाएगा ई माइनस क्यू वेक्टर साइन थीटा। तो यहाँ पर ये इसका प्लस वाले का प्लस का ई क्यू साइन थीटा और नीचे माइनस वाले का ई क्यू साइन थीटा, दोनों यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो आपका ई प्लस क्यू और जो ई माइनस क्यू है वेक्टर है, वो दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है भाई। तभी तो द्विध्रुव बना ना, हमने पहली बात कंफर्म कर दी कि जो आपका द्विध्रुव है उसमें जो दोनों आवेश है वो क्या होना चाहिए, परिमाण में बराबर होना चाहिए। और परिमाण में बराबर हो गए, मात्रा में बराबर हो गए, इसका मतलब यहाँ पर दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पर तो थीटा है वो एक जैसा ही है यहाँ पर, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर ये इस प्रकार से लग रहा है, तो यहाँ पर ये नीचे ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, आपस में निरस्त कर देंगे। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र तो आएगा नहीं, तो हमारे पास में केवल जो विद्युत क्षेत्र बचा है वो किसके कारण बचा है, वो विद्युत क्षेत्र केवल बचा है ये वाला। और यहाँ पर भी अगर बात करें तो कितना विद्युत क्षेत्र हो गया, ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा, ये दोनों आपके बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2e, हम परिणाम में मान लेते हैं 2e कोस थीटा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो लिखते हैं, इतनी तो हमने लिख लिया कि यहाँ पर दूरी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है वो आपका कितना होगा, ई वेक्टर प्लस क्यू कितना होगा, केवल प्लस क्यू की बात करिए, ये तो परिणाम में हमने निकाला, केवल प्लस क्यू कारण पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, पी बिंदु पर पी बिंदु की दूरी कितनी है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन नीचे की दूरी है, दूरी कितनी है आपकी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पूरे का क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके कारण आ गई, ई प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे, अब हमारे को क्या याद करनी है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वही होगी क्या होगी, E वेक्टर माइनस क्यू बराबर के क्यू अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, वापस से वही दूरी कितनी है माइनस क्यू से, यहां पर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा, और इसका पाई होता है ना, कोई भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वही तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपकी आर वो दूरी होती है, तो इन जो आवेश और बिंदु है, तो यहाँ पर आवेश और बिंदु के मध्य दूरी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई इसको भी समीकरण दे देते हैं, कौन सी देते हैं, समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली। अब पी बिंदु पर है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या याद करते हैं, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र और वो मान लेते हैं हमारा ई वेक्टर। तो वो ई वेक्टर किसके बराबर आएगा आपका, भाई ये तो आपस में निरस्त हो गए और इसके हमने ये घटक ले लिया, इसका मतलब पी बिंदु पर केवल इसी दिशा में वो क्या रहेगा आपका विद्युत क्षेत्र रहेगा। और इस दिशा की अगर बात करें तो यहाँ पर ये दोनों क्या एक ही दिशा में, तो इसका मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे भाई, इस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस का क्यू कोस थीटा और प्लस का ई वेक्टर माइनस का क्यू कोस थीटा। या आप फिर वो लगा लो कि यहाँ पर आपके पास में दो राशियां हैं, ठीक है, इसको आप क्या मान लो, एक बार E1 वेक्टर मान लो, इसको आप E2 वेक्टर मान लो। तो यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में, तो वो फॉर्मूला लगाओ, दो सदिश है उनका परिणामी सदिश कैसे निकालोगे, रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। और यहाँ पर थीटा कितना है आपका, थीटा है आपका 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हो गया तो इसका मतलब थीटा वाले टर्म कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 हो गया। तो वहां पर आ जाएगा E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, मतलब वापस से क्या आ गया E1 प्लस E2, मतलब हमें सीधा जोड़ना ही है वहां पर, तो यहाँ पर भी हमने सीधा जोड़ दिया वहां पर। वैसे करो ऐसे करो, बात एक ही है, सही करना है गलत नहीं करना है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि परिमाण में है जो आपके परिमाण में है वो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों क्या है बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनको एक ही मान लेंगे, ठीक है, और एक ही मान लेते हैं। यहाँ पर हम किसी को एक को लिख लेते हैं यहाँ पर, तो दोनों क्या सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भाई E वेक्टर प्लस क्यू या माइनस क्यू, किसी को ले लो यहाँ पर आप, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कोस थीटा, और कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, कोई सा भी एक ले लो, दोनों का मान एक ही आना है। यहाँ पर देखो दोनों सेम है, E प्लस क्यू या कहां पर गया E माइनस क्यू, दोनों का देखो मान एक ही, परिमाण एक ही है, एक ही है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं आगे, देखो क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर 2 इंटू मान रखो यहाँ पर क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर और इंटू कोस थीटा, 2 भी है यहाँ पर, ध्यान रखना। अब हमारे को यहाँ पर सबसे पहले कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो कोस थीटा का मान आपको यहां से निकालना पड़ेगा। तो कोस थीटा के लिए हम कोई सा भी ले लो आप, या तो ये त्रिभुज ले लो समकोण त्रिभुज AOP या फिर BOP। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा, BOP से, समकोण त्रिभुज BOP से। तो समकोण त्रिभुज BOP से यहां से कोस थीटा कितना हो जाएगा आपका, कोस थीटा बराबर वही आप लाल बट्टा काका से लगाओ, क्या होगा लाल बट्टा काका से, लाल बट्टा काका से होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या होगा, ये थीटा है, ये इसका आधार हो गया, आधार हो गया मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका A, भाई दूरी यही है ना OB, और ये कितनी है A, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो कोस थीटा कोस थीटा क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार हो गया और कर्ण क्या हो गया, ये हो गया। तो कर्ण की जगह लिख देता हूं मैं यहाँ पर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये आ गया आपका कोस थीटा। और इसको आप पहले इसको समीकरण देते हैं नाम, समीकरण नंबर 3, और ये हो गई समीकरण 4। इसको रब कर देता हूं मैं। अब देखो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से क्या दिख रहा है आपको, क्या से क्या करना है, कोस थीटा है उसका मान आपको इसके अंदर रखना है। तो यहां पर रख दो आप कोस थीटा का मान, तो यहां से आपका ई वेक्टर बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर है यहाँ पर, और इंटू कोस थीटा का मान कितना हो गया आपका a अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो आगे ई वेक्टर बराबर क्या आ गया आपका 2 इंटू के क्यू, और यहां पर आप साथ में ए भी लिख दो, और अपॉन रूट। अब यहां पर नीचे देखो क्या होगा,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो अगर इसको 1/2 लिखूंगा तो यहाँ पर या ए से बोल सकते हो, इसका रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पूरे की पावर कितनी 1 लिखो या मत लिखो। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये कितना हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी 1/2। तो वही आधार समान है, घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जोड़ते हैं इनको, इसको रब कर देता हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, हमने दूरियां निकाली थी, समकोण त्रिभुज है वो दूरियां है वो आसानी से निकल जाएगी। तो इसको रब करता हूं मैं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा आपका ई वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू के क्यू इंटू ए अपॉन, यहां से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, जोड़ के देख लो नहीं आ रहा तो 3/2। आगे यहां पर, अब देखो यहां पर आगे ई वेक्टर बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के को इधर लिख देता हूं इंटू क्यू इंटू 2a, और अपॉन में यहां पर क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और यहां से हमें पता है, क्योंकि क्या पता है कि q इंटू 2a आपका क्या होता है p वेक्टर, q इंटू 2a क्या होता है द्विध्रुवीय आघूर्ण, द्विध्रुवीय के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इंटू इनके बीच की दूरी 2a, इनके गुणनफल को क्या कहते हैं द्विध्रुवीय आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण। तो ये हो गया हमारा p वेक्टर। और यहाँ पर एक कंडीशन और लेते हैं कि r अगर मान लो बहुत ज्यादा है किससे a से, मतलब r ये दूरी बहुत ज्यादा है अगर a से, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जो a उसके पार्ट को हम क्या मान सकते हैं नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर a के पार्ट को हम क्या मान लेंगे नगण्य मान लेंगे, मतलब जो a स्क्वायर लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से e वेक्टर है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, e वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका के पी अपॉन के पी वेक्टर अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पर सीधा ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, दो कैंसिल हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आर की पावर कितनी हो जाएगी 3। और ये आ गया आपका बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति में देखना, वहां पर अक्षीय स्थिति में क्या आया था E वेक्टर बराबर आया था 2kp वेक्टर अपॉन क्या आया था r क्यूब। तो इसमें देखो अंतर क्या है, अक्षीय स्थिति में यहाँ पर केवल 2 लगा है और निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर क्या हो गया 2 गायब हो गया। तो ये बस इनमें अंतर है। वहां पर भी हमने देखा था कि जो E वेक्टर है वो आपका क्या था व्युत्क्रमानुपाती था r क्यूब के, और यहाँ पर भी जो आपका E वेक्टर है वो व्युत्क्रमानुपाती है r क्यूब का। अब इसका मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हम इसको लिख रहे हैं, उसका कारण ये है कि कोई भी एक बिंदु आवेश था हमारे पास में, उसके कारण है वो बिंदु P पर है वो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने निकाली थी आई थी KQ/r², और ये होती थी दूरी r। तो यहां पर हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ेगी, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी घटेगी। नॉर्मल सी बात है ये तो भाई, आवेश से बिंदु है वो दूर जाएगा तो आवेश का इस आवेश का एक निश्चित क्षेत्र होता है ना, जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, एक निश्चित क्षेत्र होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा इस बिंदु P पर धीरे धीरे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जो हमारे इस फॉर्मूले से पता चल रही है यहाँ पर। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखो स्केयर के रूप में कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखो क्यूब के रूप में कम हो रही है। किसके रूप में हो रही है, क्यूब के रूप में कम हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र तो ये आपस में कैंसिल कर देंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू है वो आपस में एक दूसरे को जो विद्युत क्षेत्र है उसको निरस्त कर देंगे, इसलिए वहां पर कुछ ही है वो क्या होगा आपका विद्युत क्षेत्र है वो बिंदु P पर आएगा। इसी वजह से जो आपका विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो यहाँ पर r क्यूब है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे इस दूर से ये P बिंदु है दूर मतलब जाता जाएगा, वैसे वैसे ये क्या होते जाएगा यहाँ पर मतलब इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती जाएगी धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। किसके रूप के अनुसार कम होती जाएगी, r क्यूब के अनुसार कम होती जाएगी। तो अभी हमारा ये पूरा टॉपिक हो गया कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी अक्षीय स्थिति पर और उसकी निरक्षीय स्थिति पर, दोनों पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अक्षीय स्थिति पर तो आ गई आपकी 2kp/r³ और अगर निरक्षीय स्थिति पर आपकी आ गई आपकी kp/r³। अब ये आपका टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। अब हम नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सतत आवेश वितरण।
वैसे तो ये दूसरे पार्ट चैप्टर है उसके अंदर आएगा, हम पहले थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेंगे क्योंकि हमारे को इसके पहले की आवश्यकता होगी। तो सतत आवेश वितरण, तो सतत आवेश वितरण क्या होता है, या वितरण बोल दो या फिर इसको घनत्व बोल दो, सतत आवेश घनत्व या सतत आवेश वितरण। ये क्या होता है, देखो कोई भी एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, जैसे ये एक वस्तु है, ठीक है, इसको मैंने क्या दिया यहाँ पर, एक प्लस क्यू आवेश दिया तो क्या आवेश है इसी जगह पर रहेगा या फिर यहाँ पर फैल जाएगा। मान लो कि धातु है, ये धातु होगी तो फिर तो वो लेगी नहीं, धातु होगी तो धातु होने पर क्या होगा, अगर मैं इसको आवेश दूंगा तो क्या यहाँ पर मैंने आवेश दिया तो क्या मेरे को यहीं पर मतलब करंट मिलेगा, यहाँ पर करंट नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। इसका मतलब मैंने तो करंट यहाँ पर दिया, फिर यहाँ पर कैसे आ गया, तो वो होता है आपका सतत आवेश वितरण। तो मतलब किसी भी वस्तु को अगर आप क्या दोगे, आवेश दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पूरा क्षेत्रफल या पूरे आयतन या पूरी लंबाई के अनुदिश से वो पूरा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण। आवेश का सतत वितरण, आवेश है उसका पूरा सतत एकदम पूरा से क्या हो गया, सतत वितरण हो गया, तो उसी को हम बोलेंगे सतत आवेश वितरण। तो पहले मैं लिख लेता हूं सतत आवेश वितरण है वो क्या होता है, किसी वस्तु को Q आवेश देने पर आवेश का वितरण एक समान रूप से संपूर्ण का वितरण एक समान रूप से संपूर्ण वस्तु पर हो जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण। किसी भी वस्तु को क्यू आवेश देंगे, क्यू आवेश दिया है यहाँ पर इसको, तो क्यू आवेश दे दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब ये तो हो गया सतत आवेश वितरण या सतत आवेश घनत्व। अब जो हमारा सतत आवेश वितरण या सतत आवेश घनत्व होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो लंबाई के जो लंबाई है उसके अनुदिश सतत आवेश वितरण, फिर हो गया हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण, और फिर हो गया हमारा क्षेत्रफल या आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण जिसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, ध्यान रखना, रेखीय आवेश वितरण। अब पहले इसकी परिभाषा लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। रेखीय आवेश वितरण क्या है, किसी वस्तु की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश Q को उपस्थित आवेश के अनुपात को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो क्या हो गया, कोई भी एक इस प्रकार से वस्तु है हमारे पास में, और इस वस्तु के पास है, अगर इसके हमने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लस मतलब आवेश दिया, तो ये प्लस आवेश क्या हो जाएगा, पूरी वस्तु पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और किसके अनुदिश वितरित हुआ है, इसकी लंबाई के अनुदिश वितरित हुआ है। तो किसी भी वस्तु की एकांक लंबाई में, ये पूरी लंबाई मान लो इसकी L है, तो एकांक लंबाई में जो भी यहाँ पर एकांक लंबाई में जो भी आवेश होता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, एकांक लंबाई में आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे यहाँ पर, रेखीय आवेश वितरण कहेंगे यहाँ पर। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, लैम्डा से। तो वही किसी वस्तु की एकांक लंबाई, मतलब एकांक लंबाई आ गया तो इसका मतलब L, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q। तो ये आ गया आपका किसका फॉर्मूला, रेखीय आवेश वितरण या घनत्व का फॉर्मूला। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को Q आवेश देंगे तो वो Q आवेश है, अगर वो वस्तु इस प्रकार से उसकी लंबाई आ रही है, ठीक है, तो उस वस्तु को Q आवेश देने पर उसकी एकांक लंबाई में कितना, एकांक लंबाई में कितना आवेश है, वही क्या कहलाएगा, आपका रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। एकांक लंबाई में कितना आवेश है वही रेखीय आवेश वितरण। और ये फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूला आ गया तो हम इसका रेखीय आवेश वितरण का क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। बताओ इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रक
आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम बटा मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। विमा भी निकाल सकते हैं, तो विमा बताओ क्या होगी इसकी? कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं? एम्पीयर इनटू सेकंड, और ये तो हो गया आपका मीटर हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा? इसकी विमा हो जाएगी आपके पास में, m तो 0 हो गया होगा, l कितना आएगा आपका? l देखो नीचे m है, इसका मतलब ऊपर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर t कितना आएगा? 1 आएगा, और एम्पीयर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गई आपकी रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा, फॉर्मूला, विमा, मात्रक, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश ये है। तो इसकी जो एकांक लंबाई है उसमें कितना आवेश है, वो ये हमारा रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अगला जो हमारा दूसरा आता है वो आता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण या घनत्व, और इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। तो इसकी भी परिभाषा लिख देता हूं फटाफट। किसी वस्तु के एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करेंगे सिग्मा से। तो वही कोई भी वस्तु है इस प्रकार से, उसका पृष्ठ है, कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो मान लेते हैं हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया s, और तो यहाँ पर अगर इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा? एक समान रूप से क्या हो जाएगा? इसमें वितरित हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें एक समान रूप से वितरित हो गया, तो इसकी एकांक पृष्ठ में कितना आवेश है, वही क्या कहलाता है? आपका पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। तो इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा Q अपॉन S। तो यहाँ से सिग्मा बराबर हो गया Q अपॉन S, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ये देखो एकांक पृष्ठ, ये एकांक पृष्ठ में, या एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश या अनुपात को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? वही कूलाम अपॉन ये क्या है आपका? क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई सब मात्रक क्या है? मीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विमा क्या हो जाएगी इसकी? बताओ फटाफट से। अब तो m तो आपका 0 रहेगा, l कितना रहेगा? -2, t 1 रहेगा, a कितना रहेगा? 1 रहेगा। ये हो गया आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। अब एक और बच जाता है जो है आपका आयतन आवेश वितरण। तीसरा जो है वो आपका आयतन आवेश वितरण या आयतनीय आवेश वितरण, और इसको हम प्रदर्शित करेंगे रो से। किससे प्रदर्शित करेंगे? रो से। तो यहां से इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है उसका एकांक आयतन है, जैसे मान लो ये कोई भी वस्तु है, तो इसको अगर हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो ये प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा? इसमें एक समान रूप से क्या हो जाएगा? पूरी वस्तु में क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर, और इसका मान लेते हैं वॉल्यूम है या मतलब आयतन है, वो कितना है? V है। तो एकांक आयतन में कितना आवेश है, वही क्या कहलाता है? आपका आयतन या आयतनीय आवेश वितरण। तो यहाँ से आपका रो बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन V। V क्या है यहाँ पर? आयतन। ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम अपॉन, ये क्या होता है आपका? आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब। तो यहाँ से इसका जो विमा आ जाएगी, विमा कितनी आ जाएगी? फटाफट से जवाब दो। m कितना रहेगा? 0 रहेगा, l कितना रहेगा? यहाँ पर -3 आ जाएगा, t 1 रहेगा,
हाँ सॉरी, ये कितना रहेगा 1 रहेगा। तो ये आ गई आपकी विमा। तो ये हो गया आपका सतत आवेश वितरण। बिल्कुल आसान है, कोई भी वस्तु को क्यों आवेश देंगे तो आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। अगर एकांक लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण। एकांक लंबाई में कितना आवेश है तो रेखीय आवेश वितरण हो जाएगा। और एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना आवेश है तो वो आपका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आवेश वितरण। और अगर आयतन की बात करेंगे, एकांक आयतन में कितना जो आवेश है तो वो हो जाएगा आपका आयतनीय आवेश वितरण। तो ये हो गए आपके तीनों सतत आवेश वितरण के फॉर्मूले। पता रखना है, रेखीय आवेश वितरण को सिग्मा से, पृष्ठीय आवेश को रेखीय आवेश को लैम्डा से, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं, आवेश वितरण को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, और आयतनीय आवेश वितरण को प्रदर्शित करते हैं रो से। और ये हो गया आपके तीनों सतत आवेश वितरण के उदाहरण। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसके जितने भी टॉपिक है वो सारे हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो आपको इनको बिल्कुल अच्छे से है वो क्या करना है, एक बार या तो आप वीडियो है वो आप क्या कर सकते हो, वापस से देख सकते हो अच्छे से। सारा आपको एक बार देखना है वीडियो को, या अगर देख लिया आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली साथ साथ में करते जा रहे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप एक बार फिर से वीडियो देखो, एक आपके पास में जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो लो, और वहां पर आप अध्ययन करते जाओ। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई है, एक एक छोटी छोटी चीजें आपको सारी चीजें वो बताई है। तो आपको पूरा है वो कंप्लीट है, इसको क्या करना है, अध्ययन करना है। आपके पास में कल तक का समय है, फिर भी कोई नया अपडेट आएगा वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको तैयारी बिल्कुल रखनी है यहाँ पर।